हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। पानी ज़िंदगी का जौहर है, लेकिन इसके कंट्रोल ने तहजीबों के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ात को जन्म दिया है। आज मौसमियाती तब्दीली इस अहद को तेज़ करती है, जिससे पानी को कुछ लोग जदीद दौर में वाटर बॉम्ब भी कहते हैं। साउथ एशिया में यह तसादुम नस्लों और सरहदों पर मुहित है। आज की कहानी का मरकज़ तिबेतियन प्लेटोज और कराकोरम हिमालय रीजन है, जिसे थर्ड पोल यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिजर्वियर है, जिसकी एलिवेशन 10,000 से 16,000 फीट है। ये एशिया के 10 बड़े रिवर्स का बर्थ प्लेस भी है, जिसमें माइटी इंडस, येलो रिवर, सतलुज, चिनाब, रावी, बियास और इसके साथ ब्रह्मपुत्रा और काबुल रिवर शामिल है। इस रीजन में 46,000 ग्लेशियर्स है और साथ साथ इस रीजन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड आइस भी पाया जाता है। साउथ एशिया की इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एक नया और बढ़ता हुआ मौजू है। डेविड गिलमर्टन इसके बड़े हामी हैं। इन्होंने इंडस बसीन में रिवर्स और इरिगेशन के निज़ाम पर तहकीक की है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इंसान के बनाए हुए मौसमियाती निज़ाम सियासत पर कैसे असर डालते हैं। इनकी तहकीक 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश हुकूमत की नहरें खोदने से शुरू होकर 1990 तक पहुंचती है, जब पाकिस्तान में पानी के निज़ाम को नियो लिबरल मार्केट के हुसूलों के मुताबिक चलाने की कोशिश की गई थी। इंडस बसीन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबी है, जैसे कि जिसमें मोहनजोदाड़ो और हरापन जैसे सिविलाइजेशंस हमें मिलती है। साथ साथ मुग़ल्स के टाइम पे भी बहुत सारा काम हुआ यहाँ पे। मुग़ल्स के टाइम पे बहुत सारे इरिगेशन चैनल्स बनाए गए थे और साथ साथ पर्शियन व्हील का भी यहाँ यूज़ करके अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, और उसी वाटर को डिफरेंट जगहों पे गार्डन्स में और हंटिंग जो एरियाज़ थे मुग़ल्स बादशाहों का, वहाँ लेके जाते थे। गिलमर्टन मज़ीद कहते हैं कि इंडस बसीन में आपाशी की तारीख़ सिर्फ सरमायादाराना तोसी या ज़र्री पैदावार की सलाहियत के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि किस तरह कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया में स्टेट पावर, बरादरी और इन्वायरमेंट को किस तरह एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। अंग्रेज़ों ने पंजाब में बड़े पैमाने पर आपाशी के कामों को सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सियासी मंसूबे के तौर पर तामीर किया। ब्रिटिश ने 1850 में मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैनाल्स और वाटर चैनल्स बनाए। जो पुराने वाटर चैनल्स थे वो भी मॉडर्नाइज किया, जिसमें लोअर चिनाब कैनाल है, अपर चिनाब कैनाल है, लोअर झेलम कैनाल है, अपर झेलम कैनाल है और इसी तरीके से लोअर बारी डॉब शामिल है। 1947 के बंटवारे से पहले ये बेसिकली जितने भी पंजाब में इरिगेशन का प्रोजेक्ट्स थे वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर आते थे। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान और इंडिया इंटर डोमिनेंट एकॉर्ड के तहत पानी को यूज़ किया जाता था। जो नेचुरल जहाँ जहाँ फ्लो पानी का था रिवर्स का, उसी तरह ही इंडिया पाकिस्तान पानी को इस्तेमाल करता था। मगर बारी डोब के जो हेड वर्क्स थे वो भारत में थे और दूसरी तरफ जो नहरें थी वो पाकिस्तान के अंदर नेचुरली फ़्लो करती थी। इसमें जब खलल डालना स्टार्ट किया भारत ने, उसके बाद से बेसिकली ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जब वाटर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इसमें जो नेगोशिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था, जिसने नेगोशिएट करके 9 ईयर्स लगा के बेसिकली ये ड्राफ्ट बनाया। इस ड्राफ्ट को, इस बायलैटरल एग्रीमेंट को इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, सिंतास मुआहदा, जिसके बेसिस पे पानी की डिवीजन हो गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। वेस्टर्न जो रिवर्स थे जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और दूसरी तरफ भारत के हिस्से में रावी, बियास और सतलुज उसके हिस्से में आ गया। मगर इस रावी, सतलुज और बियास भी बेसिकली उसका जो नेचुरल फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ है, मगर इसका कंट्रोल उसको नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस के लिए इंडिया को दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद है। इसमें जो अहम आर्टिकल्स है वो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बेसिकली इंडिया को ये बावर कराया गया है कि हेड वर्क्स जहाँ जहाँ हैं, जहाँ से बेसिकली कैनाल में यानी रिवर के अंदर पानी आता है, उसका हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। और साथ साथ इंडस वाटर कमीशन भी बनाया गया था, जो परमानेंट कमीशन था, जिसके बेसिस पे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी शेयर करते थे और पानी का बहाव का भी एक दूसरे को बताते रहते थे। मगर आज के दौर में तेज़ी से बदलती मौसमियाती तब्दीली इस डेलिकेट अरेंजमेंट को इम्बैलेंस करती है।
जैसे ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, बेतरतीब बारिश, खुश्क साली और पोल्यूशन जैसे मसाइल, बढ़ते हुए मसाइल इस इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत ज़्यादा दबाव में डालती है। दूसरी तरफ इस साल के शुरू में कश्मीर में हौलनाक हमले के बाद मोदी सरकार सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर देते हैं और चनाब पर बगलिहाट डैम का जो पानी है उसको नेचुरली जो अखराज होता है उसको भी रोक दिया जाता है। अब इसी तरीके से जब अगस्त में पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड्स आ रहे थे तो बेसिकली बगलिहाट जो डैम था उसको खोला जाता है, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड का सिचुएशन है वो और भी इंक्रीज़ हो जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स को कंट्रोल करने में काफ़ी सालों से नाकाम रही है, डैम्स काफ़ी जगहों पे बना रही है पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है जहाँ पे लोअर रिपेरियन है पाकिस्तान, जितनी भी नहरें निकलती है वो पाकिस्तान से गुजरते हुए अरेबियन सी में जाती है। ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, इसको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान के अंदर भी हाइड्रोलॉजिकल और रिसर्च डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। ये सूरत दोनों मुल्कों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर दोनों मुल्क पानी को डैम डीप डिप्लोमेसी के हिस्सा बनते रहे। इंडस बसीन हमेशा से इस तरह का दबाव में रहा है, मगर आज का जो मौसमियाती तब्दीली है इस डेलिकेट अरेंजमेंट को और भी हवा देती है। दूसरी जानिब अब पानी के इस कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया का उभरता हुआ ताकत चीन भी शामिल हो रहा है। ब्रह्मपुत्रा पे चीन एक डैम बना रहा है जिसको लेके इंडिया के पॉलिटिकल पंडित्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के दरमियान हलचल मचा हुआ। वो समझते हैं कि ये डैम से चाइना फ्यूचर में वाटर बॉम्ब की तरह यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी सिमिलर खदशात है। जिस तरीके से रिसेंटली बगलिहाट डैम को फ्लड के दौरान छोड़ा गया तो ये भी एक वाटर बॉम्ब की तरह समझा जाता है। मगर इन सब कहानियों में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे सेंसिटिव एरियाज जहाँ से इन तमाम रिवर्स का बर्थ प्लेस है उसका इस बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर क्यों शामिल नहीं है। हालांकि मौसमियाती तब्दीली इन रीजन्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, चाहे वो ग्लेशियर्स का अननेसेसरी पिघलना हो या रिवर्स के अंदर जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस है, जो होटल्स बने हुए जिसकी वजह से इंडस के सर पे ही बेसिकली अपर रिपेरियन जो इंडस है, इंडस के शुरू में ही पानी को पलूट किया जा रहा है। इस हवाले से ये सवाल जब हमने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट काशिफ हुसैन के सामने रखा तो उनका कहना था, बुनियादी तौर पे बज़ाहिर जो वजह इसकी है वो ये नज़र आती है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ़ायदा है दो मुल्कों के माबैन, इसलिए वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनको शामिल नहीं किया गया। ये मुआहिदा अगर देखा जाए तो राइट्स की बात करता है अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन स्टेट्स की और उनके दरमियान पानी को तकसीम करता है, लेकिन इस सब के दौरान जो एक बहुत बड़ा इसके अंदर गैप जिसको कह सकते हैं ये है कि वो जो वहाँ के माउंटेन कम्युनिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख जो कि न सिर्फ कंटेस्टेड हैं बल्कि वहाँ के लोग गरीब और इम्पॉवरिश लोग हैं, उनकी राइट्स की इसमें बात नहीं है। ये स्पेशली जब वहाँ के लोग कोई भी इंटरवेंशन होती है इस सिंध तास मुआहिदे के अंदर या इंडस वाटर के नीचे कोई भी इंटरवेंशन होती है, मसलन कोई डैम बनता है या फिर मौसमियाती तब्दीली की वजह से कोई भी डिज़ास्टर होता है, तो ये माउंटेन कम्युनिटीज़ उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी विक्टिम्स होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर इनकी राइट्स की बात होनी चाहिए थी। तो ये कह सकते हैं हम कि ये इस ट्रीटी के अंदर एक गैप है जो न सिर्फ वहाँ के लोकल लोग बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को उठाने की ज़रूरत है। इससे ये जाहिर होता है कि इन रीजन्स को इन्वायरमेंटली बहुत सेंसिटिव है। ग्लेशियर्स का अननेसेसरी पिघलना फ्लड्स के फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे अगर हालात ख़राब हो जाते हैं, पानी को पोल्यूट किया जाता है और यहाँ पे फ्लडिंग का ज़्यादा चांस बनता है, तो इससे वहाँ के रीजन्स बल्कि पूरा जो इस रीजन से जहाँ रिवर्स निकलते हैं वहाँ पूरा इलाका जो लोअर रिपेरियन जो रीजन है वो सारा तबाह हो सकता है। इसलिए ना सिर्फ लोअर रिपेरियंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बल्कि इसमें सबसे पहले जो अपर रिपेरियन जो इंडस है उसको पोल्यूट किए बग़ैर और इसकी प्रोटेक्शन और इसकी ग्रोथ बहुत लाजमी है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।